नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे रायशुमारी जारी, दावेदारों की संख्या भारी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। कल यानी 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब तक ना सत्ताधारी दल भाजपा और ना ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपना प्रत्याशी का ऐलान कर पाई है। हालांकि बैठकों का दौर दोनों ही दलों में जारी है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में भाजपा में विपक्षी दलों से अब तक 15,000 से ज्यादा नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा चुका है। बावजूद इसके भी गुरुवार को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि विपक्षी नेता विपक्षी पार्टियों में शामिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में दावेदारों की संख्या कम होने लगी है। भाजपा अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पास प्रत्याशियों का टोटा है। वहीं प्रत्याशियों के लिए मंथन के बीच कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल मंत्री रेखा आर्या ने फुटबॉल मैदान और अंतर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का लोकार्पण किया, जिसको कांग्रेस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर क्यों अब तक प्रत्याशियों का ऐलान भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में साल भर के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 जनवरी को मतदान होना है, जिसके लिए 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि बैठकों का दौर सभी राजनीतिक दलों में जारी है। वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी दलों के अब तक 15,000 से ज्यादा नेताओं को पार्टी अब तक शामिल कराया जा चुका है। बावजूद इसके भी गुरुवार को भी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि विपक्षी नेताओं के पार्टी में शामिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में दावेदारों की संख्या का होना पार्टी के लिए शुभ संकेत है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। देखिए, जो दल जीतने वाला होता है उस दल के अंदर अधिकतम दावेदारी इस दल के लिए शुभ संकेत होते हैं। और ऐसे भी दल हैं जिन पर प्रत्याशी नहीं है। हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उस दल को सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि दल से हमको प्रत्याशी बनाया जाए। हर प्रकार की चर्चा के बाद मेरा ऐसा दल है जिस दल में प्रत्याशी घोषित होता है, सब लोग पार्टी से प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। यही किया सर्वसम्मति बनाकर पहली बार उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा चुनावी तंत्र तैयार किया है और मैं कैसा तंत्र के माध्यम से सब सीटों को जीतेंगे। चुनाव होते हैं, टिकट वितरण होता है, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस फिर भी कोशिश ये कर रही है कि सामंजस्य से बैठाए और सबको एकजुट करके चुनाव लड़ाने की तैयारी करें। पद पर हम इस बार अपना चुनाव लड़ा रहे हैं और मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। सभी सीटों पर उत्तराखंड कांग्रेस दल अपने दम पर चुनाव लड़ाएगा। किसी का समर्थन जो हमें करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस दल अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रहा है और देहरादून सहित हम सभी नगर निगमों में और नगर पालिका, नगर परिषदों में जल्दी प्रत्याशी की घोषणा करने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। वहीं निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे।
हालांकि कांग्रेस को अभी भी सरकार की मंशा पर संदेह है। इस बीच कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मंत्री रेखा आर्या ने फुटबॉल मैदान और अंतर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का लोकार्पण किया, जिसको कांग्रेस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। जनता पार्टी को लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं है। वो साम दाम दंड भेद नैतिक अनैतिक सारे तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो वातावरण है पूरे देहरादून से लेकर के पूरे राज्य के निकायों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 1 साल से तभी तो चुनाव नहीं करवा रहे थे, चुनाव से भाग रहे थे। अब वो बैलेट पेपर लूटने की परियोजना बना रहे होंगे, लेकिन लूटने नहीं देंगे। बैलेट से चुनाव होगा और निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर परचम ले रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव, अब देखिए बैलेट पेपर भी आ गया है, ईवीएम भी आ गया है। बैलेट पेपर और ईवीएम में अब फर्क आपको महसूस तब होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बैलेट में भी जीतेगा, फिर कांग्रेस क्या बोलेगी कि ये सरकार ने गड़बड़ किया है। लेकिन कांग्रेस चिंता करे ना कहीं चंडीगढ़ वाला हिसाब ना हो जाए जिसमें अधिकारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी गड़बड़ नहीं करती, न गड़बड़ करेगी, न हमारे चरित्र में है, न हम इस तरह की कोई सोच रखते हैं। पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ शहरी निकाय चुनाव के चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है। नामांकन की तिथि, सिंबल आवंटन की तिथि, मतदान की तिथि, नतीजों की तिथि, और इसके मद्देनजर आचार संहिता भी लग गई है प्रदेश के अंदर। तो इस वक्त विपक्षी दलों ने तमाम अपने राजनीतिक कार्यक्रम जो हैं वो बंद कर दिए हैं और आचार संहिता के जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। पर क्या दारोमदार या जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यदि आचार संहिता लगाई गई है तो उसके कायदे कानूनों को वो माने, और राज्य निर्वाचन आयोग का भी ये काम है कि वो सुनिश्चित करे कि उसके जो नियम है उनको सब मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ऐसे में रेखा आर्या ने कल करोड़ों की लागत से लोकार्पण किया है योजनाओं का। एक तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है, दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के अनावरण में सैकड़ों भाजपाई एकत्रित हो रहे हैं, जबकि 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते आचार संहिता में। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन अब तक भाजपा और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाए हैं। हालांकि जीत को लेकर दोनों ही दलों के दावे जरूर शुरू हो गए। सवाल ये है कि आखिर कब तक भाजपा कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। क्या मंत्री रेखा आर्या ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है? आखिर केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेश बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीकम राठौर है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, आपका भी स्वागत है। रतनमणि डोभाल है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश बिष्ट जी का ही रुख करूंगा। सबसे अगर बात की जाए राजेश जी, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें बहुत हो जाना भी आपकी पार्टी के लिए दिक्कत हो जाती है। इतने कार्यकर्ता आपने रोज़ शामिल करा रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है किसी को कुछ आश्वासन दे के नहीं ला रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आश्वासन दे ही रहे होंगे। तो टिकट फाइनल ना होना एक ये भी बहुत बड़ी वजह है बीजेपी के लिए। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट की आवाज आ रही है? हाँ, अब आई आपकी आवाज। विशाल जी, देखिए पूरे 1 साल से कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो निरंतर एक ही चीज का रोना रो रहे थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, देर से करा रहे हैं, हम जीतने वाले थे, हम ये करने वाले थे, वो करने वाले थे। अब चुनाव की डेट भी आ गई है, नॉमिनेशन भी फाइल होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं माहौल उत्तराखंड का देख रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार भी बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक तो होता है किसी राष्ट्रीय पार्टी का मंथन करना है कि चुनाव लड़ेंगे कैसे, और चुनाव लड़ेंगे कैसे, उसके बाद उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से एक नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है कि अपनी हार का ठीकरा कभी बैलेट पेपर पे, कभी ईवीएम मशीन पे, और कभी किसी तरह से जो ये अनर्गल बयानबाजी देते हैं उस तरह से ये अभी से हार स्वीकार कर चुके हैं। तो इन्हें चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव ये पूर्णतः हार गए हैं। प्रदेश की जनता, खासतौर पे लोकल बॉडी की जो जनता है, उन्होंने जब लोकसभा के चुनाव हुए, अपने विधानसभा के चुनाव हुए, तो निरंतर आप लोगों ने उनके नतीजे देखे। बाई इलेक्शन जो अभी हाल ही में हुआ केदारनाथ के अंदर, उसके नतीजे आपने देख लिए। तो जनता को कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की अच्छी लिस्ट तैयार कर ली है, जो बहुत जल्दी सार्वजनिक होने वाली है, आप सबके पास भी पहुंच जाएगी। तो अब आने वाले चुनाव में देखते हैं। चलिए, किस तरह कांग्रेस से नहीं, अपना यूकेडी भावी के लिए क्या रणनीति कहते हैं करती आप? है। उत्तराखंड क्रांति दल के लिए क्या कहें? कांग्रेस हटा दीजिए, उनके बाद प्रत्याशी नहीं, ये तो देखिए, बहुत उत्तराखंड मजबूती से क्रांति चुनाव दल लड़ रहे हैं ना। और इस प्रदेश के, अगर मैं कहूं कि नव निर्माण के लिए, प्रदेश के लिए अलग राज्य को स्थापित करने के लिए जो इनके द्वारा योगदान, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा योगदान दिया गया था, वो किसी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जमीन पे जो जनता यूकेडी से उम्मीद करती थी, उस पर शायद ये बीते इन 24 वर्षों में खरे नहीं उतर पाए। बाकी चुनाव लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, इस पे जैसे भी चुनाव में सारे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार उतरेंगे तो उसके बाद नतीजे सबको देखने को मिलेंगे। चलिए, मैं जरा रुक कर लूँ टीकम राठौर जी का। टीकम जी, जवाब दीजिए, 24 सालों से आप लोग जनता की उम्मीदों पर खरे क्यों नहीं उतर पाए? हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए विशाल जी, ऐसा नहीं है कि जमीन पे हम लोग नहीं थे। पूर्व में काफी गलतियां हुई है, दल से भी काफी गलतियां हुई है, संगठन बनाने में बहुत गलतियां हुई है। जिस प्रकार से राज्य निर्माण के लिए आंदोलन हुए, उस समय जमीन से जुड़े हुए लोग सभी यूकेडी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनको संजो कर रखना। 96 में हम वो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई हम लोगों ने बहिष्कार करने के बाद। तो तभी से ये जो हमारा वोट बैंक खिसका हुआ है, इसको अब हमें ठिकाने पे लाने के लिए बहुत मत्तापची करनी पड़ रही है। और इस बार हम बड़े जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और सारे निकायों पे, सारे जिला पंचायतों में और ये आपके नगर निगमों में, सारी जगह हम लोग अभी इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जमीन पे जुड़कर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से यूकेडी के साथ तमाम अनुभवी लोग, रिटायरमेंट अच्छे अच्छे अधिकारी हमें नेतृत्व दे रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दल में अब काफी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से अभी केदारनाथ का चुनाव हुआ, तो केदारनाथ के चुनाव में भी हमें ये कुछ मात्रा में ग्रोथ बढ़ते हुए दिखा। तो अब हमारा जो हौसला है वो उससे ही बनता दिख रहा है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लोग हमारे तरफ लालायित हैं और लोग यूकेडी को देखना चाहते हैं प्रदेश के अंदर। तो ये सारी जो कमियां खामियां हमारे दल में नेतृत्व के अंदर रही, अब हम इसको दोहराने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से दोनों पार्टियों से त्रस्त होकर आज जनता परेशान है, ये बिन देखे क्या दिशा पवन। हेलो जी जी, अपनी बात को पूरा करें। जिस प्रकार से यूकेडी की तरफ आज उम्मीद लगा के लोग बैठे हुए हैं, तो हम जनता से भी अनुरोध करते हैं कि हम आपके उम्मीद पर पूरे खरे उतरेंगे। और जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने चुन चुन कर अपने जो शासन किए हैं, नमस्कार, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार का जो इनका महकमा रहा, हम महकमा ही बोलेंगे क्योंकि इन्होंने जानबूझकर भ्रष्टाचार किया है। जिस दिन भी निकायों और पंचायतों में उत्तराखंड क्रांति दल काबिज हुआ, उसी दिन से हम इनकी परत दर परत खोलना शुरू कर देंगे। ये जनता को, मैं उत्तराखंड की जनता को और शहर की जनताओं को, जहां जहां भी हमारे ये नगर निगम के चुनाव होंगे, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम बड़े ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमें चाहे किसी स्तर पर जहां आपको विश्वास हो सके कि यूकेडी अब जो पूर्व में जिस प्रकार से हम लोगों की शीर्ष नेताओं से भी गलतियां हुई, वो हम कभी नहीं दोहराएंगे। ये हमें अब सबक मिल चुका है और हमारा निवेदन है कि आप हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाएं, उनको। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरा राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि डोभाल जी का रुख करूंगा। बिल्कुल टीकम जी, आता हूं आपके पास, फिर से आऊंगा टीकम जी, आऊंगा आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतनमणि जी, पहाड़ पर निकाय चुनाव बड़ा लंबा इंतजार के बाद हो रहा है, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? जनता ने जो साल भर झेला, जो परेशानियां झेली, उसको लेकर जनता वोट कर रही है या किसी और चीज़ को लेकर दिमाग में? क्योंकि जैसे निकाय चुनाव खुला है तो लोगों ने धारणा बना ली कि भाई इस बार निकाय चुनाव में इन मुद्दों पर हम वोट देंगे, ये मुद्दे मेरे लिस्ट में हैं। रतनमणि जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है।
अब आ रही है? हाँ, अब आई आपको आपकी आवाज आ रही है आवाज, मेरी? आ गई आ अब आ गई। रही? हाँ, पहले म्यूट था। देखिए विशाल जी, बात ये है कि एक साल के बाद चुनाव हो रहा है। एक साल पहले हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उस साल के उसमें जो अफसरशाही नौकरशाही के हवाले किया गया लोकल बॉडी को, उसका असर होगा। मैं समझता हूं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में लोग वो भी चीजें सामने आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है फिर राजनीति कि कौन सी राजनीति चल रही है, किसका राजनीति में ज्यादा दबदबा है, वो निर्भर करता है तय कि लोग किसके साथ जुड़ेंगे, क्या है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये उम्मीद करते थे कि दो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, कि न पहले भी ये नहीं किया और अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि निकायों में जिसको 74वें संविधान में लोकल बॉडी को सरकार का दर्जा दिया गया है कि उसके तहत 28 विभाग उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो कभी आए नहीं। 74वें संविधान संशोधन कब हुआ, वो मनमानी उसमें रहती है कि सरकारों ने उस दिशा में कोई काम किया नहीं है। तो अब ये होता कि ना तो कांग्रेस अभी ये कह रही है कि हम नगर निकाय चुनाव में कोई घोषणा पत्र लेके आएंगे कि प्रदेश में हम निकायों में क्या विकास का तरीका ढांचा होगा, क्या नीति नियोजन का होगा, और ना सत्तारूढ़ भाजपा कह रही है। और ये सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि लोकल बॉडी जो लोकल नेता हैं, जो विधायक हैं, वो उसको ही बाईपास करके, या अगर वो जो चेयरमैन है, जो चुनी हुई बोर्ड है, बॉडियां अगर उसके कहने सुनने में है तो वो थोड़ा बहुत वो चल लेता है। अगर उसके कहने सुनने में नहीं है तो वो फिर न तो सरकार उनको पूछती है, ना ये करते। एक संघर्ष का वातावरण हमने देखा है। खुद भाजपा के जो रुड़की में ये सब तमाशा होता रहा है। हरिद्वार में कांग्रेस का महापौर रही है तो वहां पर वो स्थिति अलग अलग, मतलब बोर्ड कहीं जा रहा है, महापौर कहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें और करप्शन का ये सारे हो रहा है क्योंकि उनके ना जो बोर्डों में आने वाले लोग हैं, जो या तो उनके लोकल बॉडी में हरिद्वार में या देहरादून में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है, तो और बिना बोर्ड की सहमति से कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे उन बोर्डों को बाईपास करके अफसरों के माध्यम से उनको चला रहे हैं, और जो लोगों की समस्याएं हैं वो और कम होने के बजाय वो बढ़ती जा रही हैं। एक बात तो ये मैं आपके के न्यूज के माध्यम से ये अनुरोध भी करना चाहूंगा दोनों राजनीतिक दलों से कि वो अपना एक एजेंडा, एक प्रत्यावेदन या घोषणा पत्र, जिसको जो भी आपको संभव हो पूरे उत्तराखंड में, कि वो निकायों को क्या अधिकार देना चाहते हैं, और जो संविधान में प्रदत्त जो अधिकार उनको मिलना चाहिए उसको देंगे कि नहीं देंगे। ये दोनों पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें अगर आ जाए तो लोगों को सुविधा होगी उस चयन करने में कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। एक बात। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि ये असंतोष तो है कि एक साल आपने नौकरशाही के हवाले बोर्डों करके रखा है, और इस एक साल में बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। एक दूसरा सवाल ये है, टैक्सेस का सवाल है। बिल्कुल, गृह कर जो बढ़े, विकास को आपने वो टैक्सों से जोड़ दिया कि अगर आपको ग्रांट तब मिलेगी जब आप लोगों पे टैक्स लगाएंगे, टैक्स की वसूली करेंगे, उसकी भरपाई करके। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिन पर ये जनता पे जाएंगे, जनता में ये सवाल हैं, और इन सवालों पर वो राजनीतिक दलों से चाहेंगे कि इस पर साफ गोई से वो अपनी बात रखे कि ये जो हाउस टैक्स, मैं 1 मिनट आपका ले रहा हूं। हमारे यहाँ जो हाउस टैक्स लगता था, गृह कर जिसको बोलते हैं, तो उसमें पहले वो पानी भी हमको मिलता था,
शिविर भी मिलती थी, स्ट्रीट लाइट भी मिलती थी, सफाई की व्यवस्था भी उसी में होती थी। और वो गृह कर, अब क्या हो रहा है, गृह कर लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों पर, और पानी का पैसा अलग हमको देना पड़ रहा है, शिविर का पैसा अलग देना पड़ रहा है, और ये सफाई का पैसा अलग देना पड़ रहा है। यूजर चार्ज के नाम पे सफाई भी वो निजीकरण हो गया उसका। तो जनता को क्या राहत आप दे रहे हैं? और जिन संस्थाओं में जितने जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार पर कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है। बहुत सारे मामले, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कह सकूं तो सूचना अधिकार में बहुत सारे लोगों के पास 1-2 लोगों के तनख्वाह से उनके पैसे कट रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइटों के घोटाले में जो सामने आए थे, जो वित्त समिति ने जांच की थी। लेकिन बाकी तो स्वच्छंद घूम रहे हैं, किसी का बाल बांका नहीं होता है। अगर ये इस तरह से बॉडियों को चलाएंगे तो कैसे होगा? अभी नेतृत्व का भी सवाल है कि अब ये भागा दौड़ी आ रही है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है। जो भाजपा में आ रहा है वो क्रांतिकारी ऑफर चल रहा है, त्योहार है ना ये रतनमणि जी, रतनमणि जी मैं कह रहा हूँ ये त्योहार है, त्योहार में सेल लगती है, डिस्काउंट मिलता है, तो जिसको जो अच्छा मिल रहा है वो ले रहा है। चलिए, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं, आशीष सैनी जी। आशीष जी, 2 चीजें आपकी पार्टी कह रही है, एक तो लेट चुनाव कराया, एक विषय ये है, दूसरा रेखा आर्या जो मंत्री हैं उन पर आप लोगों ने आचार संहिता का आरोप लगाया। चुनाव की क्या तैयारियां हैं? और अभी आप नहीं थे तो राजेश बिष्ट जो कि भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी ही नहीं है, टोटा चल रहा है प्रत्याशियों का, तभी तो नाम का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं वो। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा उनको लगता है, उन्होंने अपनी समझ और अपनी जानकारी के अनुसार जो कहा है ठीक कहा है, इसमें तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। अब हमारा ये कहना है दूसरा विषय जो अभी रतनमणि डोभाल जी ने भी कहा, नगर निकायों की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार की विफलता, ये इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है। ऐसे किस विषय पर बात करें, जिस विषय पर भी बात होगी वहीं पर उनकी एक विफलता दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि देवभूमि के अंदर लगातार हर मोर्चे पर विफल होने के बावजूद जो हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं कि इनको चुनाव में जीतने के लिए, ये चुनाव में जीत के आधार पर ये कहते हैं कि अगर हम विफल है तो जनता में जीता क्यों नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर जीतते हैं, जीतने के लिए दूसरा फार्मूला, और जीतने के बाद कहते हैं कि हम लोग अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ये साफ कहते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने भारी बहुमत देकर इनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दी है। तो इसलिए ये बात क्लियर हो कि आपने शहरों की दशा खराब की है, पीने के पानी की उपलब्धता यदि देवभूमि में नहीं हो पा रही है ढंग से, तो आप समझ लीजिए दिल्ली और मेरठ जैसे इलाकों में तो कहाँ मिल पाएगी। और आप ये देखिए जल निकासी, जब चारों तरफ ढलान है उत्तराखंड में और पहाड़ियां मौजूद है, तो उसके बाद जल भराव की स्थिति अगर देखने के लिए मिल रही है और वे जो अनकंट्रोल जल प्रवाह से संपत्तियां खराब हो रही है, लोग घर टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, तो इसका मतलब प्रबंधन में कहीं ना कहीं पूर्णतः विफलता है। नगर निगमों के में का मुख्य काम पथ प्रकाश, सफाई और ये सब व्यवस्थाएं करना है। उत्तराखंड के अंदर स्थिति है कि ये थोड़े से शहरों में एक सर्वे होता है जो उसमें अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमारा नंबर 1 चल रहा है, हमारा नंबर 1 चल रहा है। जब इन्होंने रुड़की शहर को मैं उदाहरण दूंगा कि इन्होंने नंबर 1 बताया, उत्तराखंड का नंबर 1 है, तब वो पूरे हिंदुस्तान के 500 शहरों में से 364वें नंबर पे था। यानी एक आंकड़ों का जो मैनिपुलेशन है वो कितना अच्छा करते हैं। आज भी नगर निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से प्रत्याशी बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं और बगावत की आशंका है, इसी कारण से 1.5 साल तक लगातार चुनाव टाले गए, नंबर 1। नंबर 2, आरक्षण जिस क्रम में जिस तरीके से एकल सदस्यीय आयोग द्वारा दिया जाना था, उस सब को खारिज करके बेढंगेपन से दिया गया, नंबर 2। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे इनकी विफलता का प्रमाण कि आज 26 तारीख है, कल से नॉमिनेशन शुरू है, इनकी खुद की कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लिस्ट आने वाली। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आप सब बने रहिए। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं जो निकाय चुनाव कल से नामांकन है, लेकिन अभी भी किसी भी पार्टी ने अपनी लिस्ट जो है नहीं सार्वजनिक की है। अब देखना होगा कि कैसे क्या लिस्ट आगे बढ़ती है, इस पर जवाब भी लेंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं राजेश बिष्ट का, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जवाब दिए जरा आशीष सैनी की बातों का। देखिए विशाल जी, जवाब उस बात का दिया जाता है जिसमें कहीं ना कहीं
ये समझ आ रहा हो कि इन्हें प्रदेश की जनता के किन्हीं कार्यों के बारे में कभी बीते नगर निगम के जब चुनाव हुए इन्होंने किसी मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाए। अब जब इनको ये समझ आ रही है कि इनकी हार तय है, तो कोई ना कोई मुद्दा तो इन्होंने इस तरह से लोगों के बीच में कहना ही पड़ेगा कि हम हार क्यों रहे। अभी तक ईवीएम और जैसे मैंने आपको बताया बैलेट पेपर की बात आ रही थी, अब दोनों चीजें सबके सामने हैं, उसके नतीजे भी बहुत दूर नहीं है, 1 महीने की बात है। और अभी मैं जहां तक मुद्दों की बात समझ पा रहा हूं, देखिए जनता हमेशा उस पार्टी को मौका देती है जिनसे उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो जनता के कामों को कर पाएंगे। अभी तक हमने बहुत नजदीक में अगर हम बात करें तो 2.5 वर्ष का समय बीत गया है, लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं। हमने विधानसभा का चुनाव देखा, 2 बारी से लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता मौका दे रही है तो उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि ये पार्टी के लोग या इस पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि जाएंगे, विधानसभा जाए, लोकसभा जाए, ये जनता के सरोकार के काम करेंगे। वहीं पे जब हम लोकसभा की बात करते तो उसके नतीजे भी आपके बात हो, 3 टर्म लगातार 15 वर्षों से अगर किसी पार्टी के प्रत्याशियों को चुना जा रहा है तो वो भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें अपने आप ये फ्रेम करती हैं कि जनता के काम अगर होने वाले हैं, जनता के कामों की बात अगर होने वाली है, जनता के कामों का अगर किसी तरह से निष्कर्ष निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई प्रतिनिधि कहीं पर भी सक्षम नहीं है कि वो जनता के कामों को करे। देखिए, मुद्दे गिनाने के लिए और मुद्दों पे काम करने के लिए या जनता के बीच में जाने के लिए इनके द्वारा कब कब क्या क्या पहल हुई है ये प्रदेश ने भी देखा। और आप तो मीडिया से हैं तो आप खासतौर पे अपने चैनल्स पे देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आपकी आवाज नहीं आ रही है विशाल जी, रहा हूं कि मैं ये पूछ रहा हूं कि हाउस टैक्स को लेकर विरोध हुआ और जो चीजों को लेकर नालियां नहीं साफ हो रही थी, विरोध हुआ है, वही कई चीजें थी जिनको अभी रतनमणि डोभाल जी ने भी वही बात कही कि जो लेट हुआ चुनाव, वो लेट होना कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है, राज्य की अपनी पॉलिसी है कि जब उसने करा तो रही है चुनाव सरकार, लेकिन बड़ा सवाल जो 1.5 साल का गैप है, उन 1.5 सालों में जनता ने जो सहा है इसकी हर्जाना कैसे होगा, इसकी जवाबदेही कौन देगा? देखिए, जवाबदेही के लिए जहां तक आपको ये लगता है कि केवल चुनाव प्रतिनिधि ही वहां बैठ के अगर जनता के काम कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक जिनको नियुक्त किया गया था वो नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल कहना गलत होगा। केदारनाथ में देखिए, केदारनाथ उपचुनाव में महिलाओं ने खुद कहा भाई कि यहाँ पर तो सफाई भी नहीं हो रही, वो आप सीट जीत गए, नतीजे आपके सामने तो है भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, सीट आप जीत गए, लेकिन अब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि आप उसे क्लीन कराए, उसे सही कराए, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना। ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। जहाँ पे बुराई की आपने बात करी, जिन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप का काम करता उन्होंने जनता ने दरकिनार करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर जीत रहे हैं। जनता ये विश्वास ही नहीं करती है कि ये लोग किसी भी तरीके से जनता के काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी पे जनता विश्वास ना करे तो ये नतीजे 1 महीने बाद आपके सामने होंगे ना। अभी उसमें बहुत लंबा समय नहीं रह गया और 1.5 वर्ष की हम बात करें, दिसंबर में चुनाव होने चाहिए थे, 1 महीने, 1 साल के बाद 1 महीने का जो समय अधिक लग रहा है वो जिन भी कारणों से लगा, चाहे परिसीमन की हम बात कर ले, ओबीसी आरक्षण की बात कर ले, इनसे मेरा वक्तव्य ले लीजिए भाई साहब। मेरे समय पे भी अगर बिल्कुल जल्दी आशीष जी आऊंगा आपके पास, आशीष जी आऊंगा आपका, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। अब इनको अगर इस तरह से ही डिबेट्स में इनको लगता है कि हम दूसरे, चलिए आप मुद्दे पे आइए ना, उन्हें वो शांत हो गया, अपने मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे अपनी बात को पूरा करिए आप। बात कर रहे हैं ना विशाल जी, बात मुद्दे पे ही हो रही है, उसको समझने की फेर है। सिर्फ अगर बीच में इंटरप्शन होगा तो वो बोल पाना मुश्किल होगा। मैंने उन्हें चुप करा दिया, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं आपको जहां तक बात कह रहा हूं कि जनता के कार्यों की बात आप कह रहे हैं, हाउसिंग की आपने बात करी, यूजर चार्ज की बात आपने करी, और आपने जहां तक ये कहा कि 1 साल से प्रशासक बैठे तो जनता के काम नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जनता के काम ऐसा नहीं है, देरी से वो समय भी सबने देखा है जहां 21, 22 साल तक यूपी के समय पे इन्होंने चुनाव नहीं कराए थे। तो ये इस तरह के आरोप तो बिल्कुल ना लगाएं तो अच्छा नहीं लगता इनके मुंह से। जनता के जो भी काम है, अगर जनता के अहित में कोई काम हो रहा है या उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा तो उस पर आगे अपने एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी रखेगी उन चीजों पर, वो काम सब होंगे। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होंगे। किसी तरह की अगर जनता को किन्हीं कारणों से परेशानी हो रही तो उसका जो हल होगा वो निकाला जाएगा। चलिए आऊंगा रतनमणि जी आपके पास, मैं चलता हूं टीकम राठौर जी। टीकम जी, पुरानी बातें होने लगती हैं कि जब कांग्रेस ने कई साल नहीं कराया, जब यूपी का हिस्सा थे, तो तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, निकाय चुनाव मूल मुद्दों से हटा तो नहीं है। कल से नॉमिनेशन फाइल है, अभी कौन प्रत्याशी है नहीं है भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मूल मुद्दे जो हैं कहीं वो सिमट तो नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है निकाय में, जिसका चर्चा कम हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा विशाल जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है
कि हमारे पास प्रत्याशियों का अंबार लगा हुआ है, तो भाई आपके प्रत्याशी एक भी अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? और आप कह रहे हैं कि 15,000 लोग हमारे पास विपक्षी दलों के लोग आ गए, तो जो आपके दल से भागे हैं उनका भी तो आंकड़ा बता दो ना। ये विकास नगर में कल ही इस्तीफा दे के आपके कई जो 3-3 बार पार्षद रहे वहां पे, वो इस्तीफा दे के जा रहे हैं बिंजोला जी। तो ऐसे कई जगह पे हैं, तो ये सारी चीजों को ये छुपाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको विशाल जी, ये जो इनकी खामियां हैं, नदियों को देख के अभी डिबेटें हुई, आप ही के चैनलों में भी डिबेटें हुई, गंगा को लेके डिबेट हुई, यमुना को लेके डिबेट हुई। बड़ी बड़ी नदियां हमारी गंदी हो रही है, तो ये छोटी नदियों का क्या हाल होगा जब बड़ी नदियां ही इतनी गंदी हो रही है। और शहरों का जो जलभराव है ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, हर जगह घुटनों तक पानी भर रहा है। ये तमाम जैसे रोडों के गड्ढे हैं और ये कूड़ा निस्तारण का इनका कोई अभी तक ट्रीटमेंट इलाज इनका नहीं अभी तक बन पाया है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जब आप सत्ताधीश है, सत्ता पे बैठे हुए हैं, तो ये काम तो आपका है ना। बिजली के बिल देख लो, अनर्गल बिजली के बिल आ रहे हैं, इससे लोग बिल्कुल त्रस्त हो रखे हैं। पानी के बिल देखो, मन मुताबिक पानी के बिल इनके आ रखे हैं, सीवर लाइन है, इनके मेन रोडों से इनका पानी बाहर फ्लो कर रहा है। तो ये कहाँ, और अस्पतालों को ही देख लो, अभी इनकी फायर की जैसी यूनिटें नहीं लगी हुई है और अस्पताल ये संचालन करवा रहे हैं। जो ये केंद्र का हमारा देहरादून का जो अस्पताल है, इसको संचालन करा रहे हैं। और जमीनें नगर निकाय है और जो अन्य जगहों पर भी जो जमीनें हैं, इनके जो प्रभावशाली पावरफुल जो व्यक्ति है दोनों पार्टियों के, वो कब्जा रहे हैं और बाहरी लोगों को बेच रहे हैं वो जमीनें। तो ये कौन करेगा? इसीलिए तो हम जनता से कहना चाहते हैं कि आप कब आंखें खोलोगे? ये जब सब कुछ लुट जाएगा तब आप छटपटाओगे क्या? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी तो बहुत कमजोर है, लेकिन हम दिल से और ये मानसिक रूप से बिल्कुल सशक्त हैं। आप हमें इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? हमने राज्य बना के दिया है, तो वो तभी तो बना होगा जब हमारे सशक्त मानसिक शक्ति थी। इसी कारण से तो वो बना है, नहीं तो हमारे ऊपर तो कितनी उत्पीड़नाएं की गई, कितने प्रताड़ना हम लोगों को झेलनी पड़ी, उसके बाद भी हमने राज्य की लड़ाई को बंद नहीं किया और राज्य बना के रखा। तो आज ये आपके पास भी मौका है, बैलेट से चुनाव हो रहा है और अब ये मशीनों का रोना आप भी नहीं रोएंगे जनता की। आप कह रहे हैं कि हमारे वोट हम दे रहे हैं आपको हमारा वोट नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें अब आपके भी सामने हैं। हमारे प्रत्याशी गरीब हैं, हमारे प्रत्याशियों के पास पैसा नहीं है। ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये तो लाखों करोड़ों, इन्होंने 25-25 लाख रुपए अपने पार्षदों को अभी से ही घोषित कर दिए कि 25 लाख का पूरा पैकेज दे रखा है और करोड़ों रुपए इन्होंने मेयर के कैंडिडेटों के लिए घोषित करके। तो हम क्या दें विशाल जी? हमें तो अपने घर बेचने पड़ेंगे जमीन, और कब तक बेचे हम? 42 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते इस उत्तराखंड के लिए। तो क्या आप हमें, मैं जनता से निवेदन करता हूं, तो आप क्या एक मौका भी नहीं हमें दे रहे? क्या इतने कि हमने किसी के यहाँ कत्लेआम कर दिया कि मतलब हमने राज्य बना के कोई इतनी भूल कर दी? तो एक मौका तो दीजिए। और जो भी हमारे यूकेडी के, चाहे कोई भी पहले भी पूर्व में विधायक बने या कोई नेता बना हमारा, यदि वो गलत काम कर रहा है ना, तो इसका दोष पार्टी को मत दो, वो व्यक्तिगत व्यक्ति को उसको हराओ, उसको मत जीतने दो। ये हम खुला इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जनता से। चलिए, मैं रतनमणि डोभाल जी पर। रतनमणि जी, आपने तीनों दलों को सुन लिया, क्या लगता है आपको कि मूल जो चीज़ें हैं वो प्रत्याशी कोई सामने नहीं आ रहा है? अब जैसे अभी टीकम जी ने बता दिया 25 लाख रुपए अलॉट हो गया, पहाड़ में भी इतने महंगे चुनाव होने लगे हैं क्या? देखिए, अभी चुनाव के तो आप देख रहे हैं कि विधानसभा में कैसे हो रहा है। विधानसभा से ज्यादा खर्चा निकाय के चुनाव में होना है। लोकतंत्र की प्रथम इकाई है हमारे नगर निकाय और पंचायतें, और उनमें विधानसभा और इनसे ज्यादा लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। और और वही स्थिति है कि अभी तक जो ये प्रत्याशी भी चयन नहीं हो पाया है। और उसका भी एक कारण है कि जो ये इनके दोनों दलों के, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आरक्षण पे उनके बीच संघर्ष है। और जब महिलाओं के सीट आ गए तो महिलाओं की सीटों पे भी नेताओं में झगड़ा है कि किसकी पत्नी को मिले, क्योंकि ये दुर्भाग्य है महिलाओं का प्रदेश। हम ये मानते हैं कि महिला शक्ति ने इस प्रदेश को बनाया है, और आज हमारे पास ना भाजपा के पास कोई ऐसा महिला लीडर है जिसकी कोई अपील हो, और न कांग्रेस के पास कोई, मतलब राज्य में ऐसा महिला का ऐसा कोई नेतृत्व तो नहीं है। पार्टियों के नेता हैं
जैसे जैसे जिसकी पार्टी है उतने बड़े वो नेता भी हैं, लेकिन कोई अपील करती हो, कोई महिला लीडर किसी समस्या पर उसको लोग सुनते हो, एड्रेस करते हो, तो ऐसा उसका अभाव है। और अभी भी जो ये जो आरक्षण के दौर में अभी ओबीसी में और इसमें तमाम महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, और आपको महिलाएं नहीं मिल रही हैं, उसमें नेताओं में झगड़ा हो रहा है कि मेरी पत्नी को दो और उसकी पत्नी को दो, इसलिए ये घोषणाएं नहीं हो रहे हैं। और ये इसमें ये जो दोनों शासक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, कोई 19 है कोई 20 है, उसमें चल रहा है। भाजपा है सत्ता में तो इसलिए उसमें ज्यादा होगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अभी वो भाई जो राजेंद्र जी कह रहे थे, वो उन्होंने एक इशारा जो कर दिया ये बैलेट पेपर का इसका, हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में जो आयोग का भी गठन किया गया है, ये भी एक राजनीतिक है। एक रिटायर आदमी को उपकृत करने के लिए आपने उसमें आयोग में बैठाया है, और अब आप ये क्या करेंगे, कांग्रेस को घेरने के लिए ये काम करेंगे। ये कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है ये कि इन्होंने ईवीएम को छोड़ के बैलेट पे क्यों, क्योंकि वो बैलेट की मांग कर रही है कांग्रेस। अब ये बैलेट पे करा के वो जीत के एक तरफा से उत्तराखंड में जीत के पूरे देश में ये चिल्लाएंगे कि देखो हमने तो बैलेट भी करा के देख लिए। अब इनकी बात है, ये जो राजनीति है इसके पीछे, ये बहुत बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और कर रही है, उसको अधिकार है। ये मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रही है, क्योंकि ये तो कांग्रेस की मांग है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, और बैलेट पे वो करा के दिखाएगा एक तरफा। अच्छा, बड़ा सवाल ये है रतनमणि जी, मैं आशीष सैनी सवाल लूंगा। अगर बैलेट के बाद भी नतीजे आपके हक में नहीं आते तब आप क्या करेंगे? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये तो कांग्रेस को बीजेपी वाले घेरेंगे ना। बिल्कुल, आशीष जी जवाब दीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नतीजे हैं, जनता वोट डालने जा रही, मैं कह रहा हूँ अगर नतीजे आपके पक्ष में आ गए तो बैलेट वाला जो दांव है वो तो ठीक है, अगर नहीं आते तब आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी और साथ में हमारे कुछ सहयोगी दलों, उन्होंने स्पष्ट रूप से किया हुआ है कि चुनाव में हम चुनाव बढ़िया जीते या बढ़िया चुनाव हारे, ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। ईवीएम से पारदर्शिता समाप्त हो रही है, लेकिन खाली ईवीएम में समाप्त नहीं हो रही। चुनाव आयोग ने जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जैसे सीसीटीवी फुटेज या अन्य चीजों को जिस प्रकार से पिटिशनर को देने से रोक लगाई है, उस पर आपत्ति है। हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल है। खाली बैलेट दे देने से कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से जिला पंचायत चुनाव हुए थे हरिद्वार में, और सत्ता का नंगा नाच सबने देखा, झूठे मुकदमे और बाकायदा प्रत्याशियों के जीत के बाद ये कहा कि भाजपा का पटका पहनोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें खुलेआम हुई है, डीएम और एसएसपी के सामने हुई है, और तानाशाही का पूरा दौर चला है। अब दूसरी बात मैं बताऊंगा, तानाशाही के दूसरे दौर में आरक्षण जब जारी किया गया और एकल सदस्यीय आयोग जस्टिस ब्रह्म सिंह वर्मा ने कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट के अनुसार जिस क्षेत्र में आरक्षित वर्ग अधिक है उसको आरक्षित किया जाना था, और चक्रीय क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से अपने कार्यालय में बैठे एक दूसरे से मालूम किया, भाई तेरे घर में कौन लड़ रहा है, तेरे मामा जी क्या करते हैं, तेरी चाची जी क्या करती है, ऐसे करके आरक्षण तय किया। और आपत्तियां आधी से, मैं कह रहा हूँ 90% आपत्तियां देखी ही नहीं अधिकारियों ने। ये एक तानाशाही का दौर ही तो है, हम इन सबके खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं। अब दूसरी बात आ जाती है नगर निगम की। उत्तराखंड राज्य में भूमि कानून की मांग उत्तराखंड की जनता कर रही है ताकि जमीन संरक्षित की जा सके। बीजेपी ने नगर निगम क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि को शामिल किया, और आज नगर निगमों पर केवल इसलिए कब्जा करना चाहते हैं कि ताकि उस जमीन को भूमाफियाओं के हाथ पर हस्तांतरित किया जा सके। एक और मुख्यमंत्री एक नौटंकी करते हैं, दूसरे उस नौटंकी की आड़ में पूरी जो जमीन है, पूरा जो संसाधन है प्राकृतिक, को लूट लाने की तैयारी की जा रही है। एक और उदाहरण मैं दूंगा नगर निकाय के संबंध में। नगर निकाय में जो क्षेत्र शामिल किए गए वो उसमें जमीन की खरीद फरोख्त की कोई सीमा नहीं है, और साथ ही ऐसी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं उसमें भी जमीन खरीद की सीमा नहीं है, बाहर के नागरिक खरीद सकते हैं। मैं आज भी 50 उदाहरण लेके बैठा हुआ कि जहां दूसरे राज्यों के लोगों ने जमीनें खरीदी है, 1 बीघा से लेकर 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, कोई प्रशासन शासन देखने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी सवाल खड़ा करेंगे तो बीजेपी कहेगी देखो हम तो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हमें सारे भ्रष्टाचार करने का अधिकार है। एक और बढ़िया उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आपके चैनल पर। गंगा नदी पर शराब पीकर और मीट खाने वाला आदमी, उसको वो बीजेपी के टिकट का दावेदार है, बहुत अच्छे ढंग से उसका बीजेपी में स्वागत किया जा रहा है।
घोटालों में आरोपी जितने लगे हैं सबका स्वागत किया जा रहा है। तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम दुराचारी, वो सब बीजेपी के टिकट के दावेदार हैं। उन सबको लगता है कि सरकारी संरक्षण के रूप में जब वो उन्होंने करोड़ों रुपए खिला रखे हैं तो उनका टिकट पर हक है। आज भारतीय जनता पार्टी में शुचिता जैसे शब्द की पूरी कहते धज्जियां उड़ाई जा चुकी है। वहां पे बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का, दुराचारियों का, और खासकर गंगा नदी पर बैठकर जो शराब पीता हो उस व्यक्ति को भी यदि आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, उसका आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, तो वास्तव में देवभूमि को कलंकित करने का काम ये पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार कर रही है। और इनके नेता जब भी ये बात कहेंगे कि हम चुनाव जीत चुके हैं इसलिए हम पर ये सवाल नहीं उठ सकता, आप पर हजारों सवाल उठेंगे। चुनाव जीतने के लिए आपने केवल धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया है। अभी इनके प्रवक्ता ने दूसरे चैनल पर ये कहा कि हमारी तो एक ही पहचान है, कमल का फूल। यानी चुनाव में आदमी प्रत्याशी की शक्ल नहीं देखनी है, केवल कमल का फूल देखना है। यानी दोबारा से उसी कमल के फूल के नाम पर ये वोट बटोरेंगे। कमल के फूल के पीछे छुपा है धार्मिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण के ठीक पीछे खड़ा है पूंजीवाद का भ्रष्टाचार। पूंजीवाद के भ्रष्टाचार से धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, उस धार्मिक ध्रुवीकरण से चुनाव जीतते हैं और एक भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश करते हैं। नगर निकाय चुनाव में 2 साल 1.5 साल उन्होंने लेट करा दिया। आप बताइए ना, एक देश एक चुनाव की नौटंकी करने वाले लोग ये एक प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव। बड़ा सवाल ये भी है कि एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, तो मुझे लगता है उत्तराखंड निकाय को रोक देना चाहिए था। हो सकता है बिल को लेकर चीजें क्लियर हो जाएं और जल्दी से आ जाए, तो फिर ये पैसा बर्बाद होगा। मैं सर आपको एक बात बताऊंगा सिर्फ 10 सेकंड में। जी, बीजेपी दोगले चेहरे की पार्टी है। चलिए आ जाऊंगा। हर बात में दोगलापन है। कोई बात नहीं चलिए अब उनका जवाब भी लेने, समय की कमी है, थोड़ा शब्दों को भी देखिए। और राजेश जी आपके पास आऊंगा। राजेश जी जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, जिनके पास सफेद पोस्ट लोग हैं, जिनके पास साफ छवि के लोग हैं, जिस पार्टी में अभी तक एनबीडब्ल्यू में इनके जो नेता घूम रहे हैं और जिनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये इस चैनल पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नतीजे जनता दे देगी। उसमें परेशान किस बात के लिए हो रहे हैं? आपके लिए चुनाव हार मान गए हैं तो उस तरह से स्पष्ट कर दीजिए कि चुनाव में कैंडिडेट ना होना अपनी हार। सवाल वही है, गंगा के आशीष आऊंगा आपके पास। आशीष, समय की कमी, जल्दी से उनको अपनी बात को पूरा करने दें। आशीष, अनुशासनहीनता से अगर इनको ये सवाल जवाब खुद करना है तो जवाब भी प्लीज इनसे ले लीजिए। आप जवाब आशीष, अरे बात पूरी तो होने दीजिए भाई। आशीष बात पूरी होने दीजिए। आशीष बात पूरी होने दीजिए। ये भ्रष्टाचारी है, आप दुराचारी हैं, आप कैसे नहीं बयानबाजी। आशीष, उनको अपनी बात पूरी करने दो भाई, उनको अपनी बात पूरी तो करने दो। ऐसे टोकते रहोगे तो जो समय बचा वो इसी में निकल जाएगा। समय का दुरुपयोग करते हैं झूठ बोलने वाले नकाबपोश ये लोग। इन आप लोगों झूठ की बोल के साफ चुनाव छवि जीतते ना, चुनाव जीतने के बाद बंद देखी कीजिए। इन लोगों की साफ छवि आप बताइए ना, गंगा पे शराब पीने वाले को नगर निगम में भी देखी जाएगी। ये वो लोग हैं जिनको सुबह देश को बेचने वाले लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने समाज को बांटने का काम किया, वो यहाँ पे अपनी अपनी नई नसीहत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तारीफ इसके नतीजे बैलेट पेपर में हार के बाद भी ये कोई ना कोई और बहाना ढूंढेंगे। इनका वो हाल है। जनता के बीच में कभी गए नहीं है, कभी गए नहीं है, कभी जनता के सरोकार की बात नहीं करी है। जितने इन्होंने आरोप लगाए हैं, आप खिलाफ है, चुनाव जीतने हारे तो बाद में पता चले कितना खिलाफ है कितना साथ है। पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए। देखिए अभी आप बोल रहे होगा आशीष जी, अगर परिणाम आ जाए तो आप कहेंगे कि बूथ लूट गया। सर इन लोगों का एक ही काम है, पार्टी के ऑफिशियल जवाब देने लगो, जवाब देने लगो। मैं मजाक नहीं समझ रहा हूं भाई, मैं क्यों मजाक समझूंगा आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट को। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं आपसे, मैं मजाक थोड़ी समझ रहा हूं। विशाल जी, इनका एक ही काम है, जब इनके झूठ का जवाब देने लगो तो ये रोने पीटने लग जाते हैं, डिबेट में चिल्लाना शुरू करते हैं और नतीजे उसके बाद आप बताइए ना, गंगा पे शराब पीने वाले को आप टिकट देने की बात कर रहे हैं। जो सीटें बाई इलेक्शन में हमारी नहीं थी, के फार्म भरे पड़े बीजेपी कार्यालय में, जब केदारनाथ में। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, जल्दी से मैं रुक करूंगा। रतनमणि डोभाल जी का बहुत माफी के साथ आप दोनों को रोकूंगा। रतनमणि जी। विशाल जी, मैंने पहले भी अनुरोध किया था, दोबारा उसी को कर रहा हूं। मैं दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा,
उनसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप मिनिमम कोई विजन लेके लोकल के चुनाव में जनता के सामने आए हैं कि ये हम भाजपा के कि हम ये करना चाहते हैं, और ये जो कॉरपोरेट का और ये अफसरशाही का निकायों में जो गठजोड़ है जमीनों को लेकर, संपत्तियों को लेकर, ये इसको कैसे खत्म किया जाएगा, ये इसको भी दोनों पार्टियां अगर एड्रेस करेंगी तो थोड़ा जनता को में जाने से और उनको चयन करने में सुविधा हो। बिल्कुल। टीकम राठौर जी, फाइनल कमेंट। टीकम जी। देखिए विशाल जी, मेरा तो उत्तराखंड की तमाम जनता से ये अनुरोध है कि आप छोटी और बड़ी सरकारों में उत्तराखंड क्रांति दल को सक्षम बनाए, ताकतवर बनाए। हम तो ये कहना चाहते हैं आज कि मुख्यमंत्री जी यूसीसी से पहले यदि फिफ्थ शेड्यूल की बात करते तो हमारा जल जंगल का जो अधिकार है वो सुरक्षित होता। ये सारी चीजें हैं, ये जनता को देखनी है। यूकेडी को आप लाइए और ये सारे काम हम करने वाले हैं। सशक्त भू कानून अनुच्छेद 371 के अंदर हम इसका निराकरण करवाएंगे। और जो ये महिलाओं पे इतने अत्याचार हुए हैं, जिसका हम आज बखान भी नहीं कर सकते, यहाँ पे इस तरीके की यहाँ घटनाएं, इनके दल जो चरम पे आज ये उत्तराखंड नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है पूरे देश में, तो इनके पास कोई इलाज नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है। तो मेरा उत्तराखंड की तमाम जनता से निवेदन है कि आप उत्तराखंड क्रांति दल को सक्षम बनाए, ताकतवर बनाए। हम इनके नकेल कसने के लिए बिल्कुल आपके भरोसे पर आ रखे हैं और आप हमें ताकतवर बनवाएं, ये सब आपका काम है और आपके मत के ही द्वारा हमें शक्ति मिलने वाली है, ये हमें पता है। चलिए आशीष, फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा यही कमेंट है कि हम मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विफलताएं हैं वो सामने है, मुद्दे सामने है, सब कुछ सामने है, उनके जवाब भी सामने है। बार बार ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए हमें भ्रष्टाचार करने दो। हम जनता से अपील करेंगे कि यदि आप भ्रष्टाचार को स्वीकृति दे रहे हो तो बीजेपी को दे दो, और यदि आप भ्रष्टाचार को हटाकर कार्यशैली और काम के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट। चलिए फाइनल कमेंट राजेश जी। मैं ये कहना चाहता हूं विशाल जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश सेवा कर रही है, प्रदेश सेवा कर रही है, नगर निकाय में अभी तक हर समय यही देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास जताया है। जनता को पुनः देश की सबसे बड़ी पार्टी पे विश्वास करनी चाहिए। झूठे नक्कारों पे और जिन्होंने देश लूटने का काम किया, सैनिकों पे उनके हक अधिकार को मारने का काम किया, देश की सीमाओं को दूसरे देशों को कफन भी बेच दिया, कफन बेचने वाली पार्टी। जो बहस है उस पर नहीं बात, नहीं बहसों गलत ले जाते हैं ना। ये अभी वहां पहुंच गए सीमा पर बात। उत्तराखंड का मेयर आशीष जी रिक्वेस्ट है भाई, इसीलिए मुद्दे से मत भटको, मुद्दे से मत भटको। फिर कह रहा हूं मुद्दे से मत भटको, मूल मुद्दे लेके जनता के बीच जाओ। आप लोग नहीं जाते हो तभी ये हो रहा है। आप लोगों ने मूल मुद्दों को दिया है भुला। जो दिल्ली में चल रहा है वो उत्तराखंड का मुद्दा। ये आप लोग के साथ दिक्कत हो गई है, ये दोनों पार्टियों के साथ है। उत्तराखंड के मूल मुद्दे को आप लोगों ने भुला दिया है, खत्म कर दिया। वहां की जनता कुछ भी कहती रहे, आप लोग नहीं सुनते हो, आप लोग नहीं सुनते हो भाई। पूर्व मुख्यमंत्री जेल में घूम रहे हैं, एनएच घोटाला इनके पास है, भर्ती घोटाला इनके द्वारा किया गया। आप जांच करा के जेल भेजे जिन्होंने घोटाला किया, आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार में आप जांच कराइए। तमाम इनके मुख्यमंत्री जेल से बाहर निकले हुए हैं, ये अपना मखौटा निकालने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जितने इनके मुख्यमंत्री हैं सारे जेल से छूट के इनके साथ इनके भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ऐसे ही थोड़ी वो जेल जा रहे हैं। तो ये ना भूलें कि इनका इतिहास क्या रहा है, वर्तमान क्या रहा है और जनता इनको किस रूप में देखती है। ये हर जातियों को लड़वाने का लोकतंत्र को ये पार्टी खतरे में डालना चाहती है। इस प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकारों ने किया है कि इनको इसलिए वोट नहीं देना है क्योंकि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये उन लोगों को समर्थन देते हैं जो थूक जिहाद करते हैं, जो पिशाब जिहाद करते हैं। तो यहाँ पे जमीन के घोटाले करते हैं, समर्थक है। इसलिए हमारी इस प्रदेश की जनता ने इनको वोट नहीं देना चाहिए। ये मैं बड़ी गंभीरता और जिम्मेदारी से कहता हूँ। चलिए रतनमणि जी फाइनल कमेंट। ठीक है राजेश, फाइनल कमेंट रतनमणि जी। देखिए अब ये तो उसी एजेंडे पे आ गए ना, भारतीय जनता पार्टी जो कर रहे हैं, हम नहीं छेड़ना चाह रहे थे उस पर कि मेरा काम भी नहीं है वो, मैं किसी राजनीतिक दल से मेरा मतलब नहीं है। लेकिन इस भाई को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, मैं अभी कर्णप्रयाग गया था। कर्णप्रयाग में किस तरीके से वहाँ लोगों ने इनको खदेड़ा
जब एक मामले को लेके वो ये धरने पे वहां बैठने लगे कि संघ के और दूसरे तमाम लोग, और जब वहां बाजार पूरा इकट्ठा हो गया तो इनको भागना पड़ा वहां से, और व्यापारियों के दबाव पे इनके लोगों के खिलाफ वहां मुकदमा हुए। इसी उस पर जो ये आज हमारे तो दुर्भाग्य ये है प्रदेश का कि मुख्यमंत्री उस एजेंडे को लेके चल रहा है। वो कह रहा है लैंड जिहाद, थोक जिहाद और मस्जिद या पता नहीं क्या क्या कर रहा है। आज की तारीख में ये वहाँ यमुनोत्री से गंगा बह रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, गंगोत्री से गंगा बह रही है उसकी क्या हालत है जोशीमठ की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, जोशीमठ की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, और इस तरह के लोग अब आपको भगाने के लिए तैयार हैं, वो कर रहे हैं ये काम। ये इस उत्तराखंड की इस धरती पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगभग 1 साल 4 महीने का और कुछ दिन बाद निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड में। उसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कहीं लिस्टें फाइनल तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है। भाजपा अपने दावे पेश कर रही है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस अपने दावे पेश कर रही है कि हम जीतेंगे। इसी बीच यूकेडी अपने मूल मुद्दों के साथ मैदान में है और ये कह रही कि अगर आप हमें जिताएंगे तो उत्तराखंड के जो पहाड़ के मूल मुद्दे हैं उनको लेकर हम आपके बीच आए हैं और आप हमें चुनिए तो हम उन चीज़ों को जल्दी से सही कर सकेंगे। अब देखना होगा कल से शुरू होने वाले नामांकन में कितने चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, और 3 जनवरी को जब ये नाम वापसी होगी तो कितने नाम वापस होते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।